नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन जो साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे के कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज हमारे आगे के क्वेश्चन हो जाएंगे 951 से और इससे पहले हम लोग 950 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर वो क्लासें नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन हो जाएंगे कि एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होते हैं। तो इन चार ऑप्शन में बताना है क्या होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। तो 95% जल होता है और 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। तो ये फैक्ट हम लोग कल वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। तो एक वयस्क मानव मूत्र में आपके 95% जल, 25% यूरिया और 25% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान लगभग होता है आपका 6। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फैक्ट में स्टार डाल के लिख लेना है। तो वयस्क मानव प्रतिदिन औसतन आपका 1 से लेकर 1.5 लीटर तक मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के इसको नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है। तो आपका मूत्र मार्ग भी होता है, मूत्र वाहिनी भी होती है, मूत्राशय भी होता है, लेकिन आपका श्वसनिका ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा कि वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद नहीं होता है, क्योंकि वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करते हैं। जड़, तना और पत्तियां पौधे के शरीर की ये संरचनाएं पौधे के कायी अंग के कहलाते हैं। तो कायी अंग कहलाएंगे जड़, तना और पत्तियां। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने ml तक मूत्र उत्पन्न करता है। तो ml में यहाँ पे पूछा गया, तो ये हो जाएगा 1000 ml से लेकर 2000 ml तक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक सामान्य मनुष्य आपका प्रतिदिन 1000 ml से लेकर 2000 ml तक, जिसे हम लोग कह सकते हैं लीटर में, 1 से लेकर 2 लीटर मूत्र उत्पन्न करता है। और मूत्र मानवों व जानवरों में चयापचय का एक तरल उत्पोत्पाद होता है। तो इसको याद जरूर रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं वृक्काणु। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेफ्रॉन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में अन्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता है, जो रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जित पदार्थों को हटाने और साथ ही साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भली भांति अनुकूलित होते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग आपका 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। तो इसको यहाँ से नोट डाउन पॉइंट को कर लेना है। नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है और नेफ्रॉन रुधिर में रासायनिक संगठक का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर नोट डाउन करें। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है, उसे कृत्रिम किस नाम से भी कहा जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम गुर्दा। तो गुर्दे का काम क्या होता है, यह रक्त को फिल्टर करना यानी रक्त को साफ करना होता है। तो उसी प्रकार एक मशीन बनाई गई है जिसका नाम है डायलाइजर। तो यह भी आपके रोगी के रक्त को साफ करने का ही कार्य करते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं कृत्रिम गुर्दा।
तो डायलाइजर जिसे हम लोग कहते हैं अपूहक मशीन का उपयोग डायलिसिस के रोगी के रक्त को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इसे कृत्रिम गुर्दा जिसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। यह मशीन होमोडायलिसिस मशीन के मध्य रहकर रक्त का शुद्धिकरण करती है और हीमोडायलिसिस मशीन रक्त का सामान्य पीएच मान भी बहाल करता है। तो ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, तो इस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, इसे हम लोग कहते हैं क्या, हीमोडायलिसिस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमें मिल गया, तो यही करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो हीमोडायलिसिस खून से हानिकारक तत्वों को मशीन के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया होती है, जो आमतौर पर स्वस्थ मनुष्य किडनी द्वारा किया जाता है। यानी जो आमतौर पर स्वस्थ किडनी के द्वारा किया जाता है, वही काम किडनी के खराब होने की स्थिति में हीमोडायलिसिस द्वारा किया जाता है। यह किडनी के खराब होने की स्थिति में इलाज के लिए सामान्य रूप से उपयोग में आने वाला तकनीकी है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं आप, आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है यहाँ से पूछे हुए। तो यहाँ पे मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। संग्रह नलिका ये भी होती है, केशिका गुच्छ ये भी होती है, और बोमेंस कैप्सूल ये भी होते हैं, लेकिन आपका श्वसनिका ये नहीं होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानवों में वृक्क में किसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है। तो यह आपके नेफ्रॉन के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह एक रीनल कार्पस्कल और एक रीनल ट्यूब्यूलर से बना होता है। किडनी का वजन आपका 140 ग्राम होता है। ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना। एग्जामिनर यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किडनी का वजन कितना होता है, तो ये होता है 140 ग्राम। तो मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग हो जाएंगे जैसे वृक्क, त्वचा, यकृत और फेफड़ा। उत्सर्जन का अर्थ नाइट्रोजनी पदार्थ, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि का निष्कासन होता है। स्वस्थ वयस्क के प्रत्येक वृक्क में 1 से लेकर 1.5 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जिसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है तथा रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखा जाता है। वृक्क का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छान कर शुद्ध करना होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है। तो हृदय से गुर्दे तक रक्त आपका पहुंचता है गुर्दे की धमनियों के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त के माध्यम से ही होता है और रक्त तरल पदार्थ प्लाज्मा से बना होता है। रक्त विभिन्न रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। धमनी तथा सिरा नामक रक्त वाहिनियां शरीर के शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि धमनियों में किस प्रकार का रंग प्रवाहित होता है, तो यह होता है आपका शुद्ध रक्त, और सिराओं में ये होता है इनमें अशुद्ध रक्त। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, और सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो रेनल धमनी जो गुर्दे की धमनी है, इसके माध्यम से हृदय में वृक्क तक ले जाया जाता है। वृक्क से रुधिर को एकत्र कर हृदय में पुनः वापस ले जाता है। तो ये पॉइंट हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। तो यह लीवर होता है, यही प्रदान करता है। ऑप्शन यहाँ पे ई इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आरआरबी एसएसई 2014 में पूछा गया था। तो गुर्दे उत्सर्जी अंग होने के साथ साथ लीवर को पूरकता प्रदान करते हैं। ऑर्निथिन
चक्र लीवर में होने वाला एक ऐसा चक्र है जिसके दौरान अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। यह यूरियोटेलिक जंतुओं में संपन्न होने वाली क्रियाविधि है। किडनी भी यूरिया का उत्सर्जन करने का काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन जरूर करें। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नेफ्रॉन संबंध है। तो नेफ्रॉन का संबंध होता है यह उत्सर्जन तंत्र से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नेफ्रॉन बोलें या किडनी बोलें या वृक्क बोलें, तो यह आपका उत्सर्जन तंत्र होता है। इसके एक ही नाम होते हैं ये। तो नेफ्रॉन का संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक मैल्पिघिकाय से बना होता है, जो कि एक बोमेन संपुट तथा रुधिर कोशिकाओं के जाल से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। तो ये पॉइंट हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। तो इन चार ऑप्शन में कौन होता है, क्या है कि जो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है? तो यही होता है आपका लीवर। लीवर को हम लोग कहते हैं यकृत। तो इसको भी पॉइंट नोट डाउन करके इसी पे लिख लेना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में लीवर लिखा गया है तो ये सही हो जाएगा। लीवर को हम लोग कहते हैं यकृत। तो इसको भी जरूर नोट डाउन करें। तो यकृत भी इसी को कहते हैं। तो यूरिया का स्वाभाविक रूप से निर्माण प्रोटीन के टूटने की क्रिया के दौरान होता है और इस क्रिया की वजह से ही प्रोटीन में मौजूद अमीनो अम्ल से एमिनो समूह निकल जाते हैं। ये एमिनो समूह बेहद जहरीली अमोनिया, जिसका फार्मूला हो जाएगा NH3 में परिवर्तित हो जाते हैं और इस तरह बनने वाला अमोनिया अंत में लीवर द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है और यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन चक्र के द्वारा होता है, जिसमें आपके अमोनिया यूरिया में बदल जाती है। तो ये फैक्ट आपको जरूर नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, तो यह होता है आपका यकृत में। तो ऑप्शन वी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया था लीवर, वहाँ पे लिखा गया था, लेकिन इस बार यहाँ पे हिंदी में ही लिखा गया है यकृत। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था और इससे पहले भी ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करती है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे के ही हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डैश मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। तो यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है यहाँ पे क्या भरना है। तो यह जो मूत्र वाहिनी होती हैं यह मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ ढकेलती हैं। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मूत्र वाहिनी मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। वृक्क की भीतरी अवतल धरातल पर स्थित होती हैं और इस गुहा को वृक्क पेल्विस कहते हैं। वृक्क पेल्विस से एक लंबी तथा संकरी वाहिनी निकलती है जिसे मूत्र वाहिनी कहते हैं। दोनों ओर की मूत्र वाहिनियां मूत्राशय में खुलती हैं और नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई के रूप में भी जाना जाता है या इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। तो यह होता है आपका वृक्क। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे इसके, वृक्क मनुष्य का उत्सर्जी अंग है और शरीर में 2 वृक्क होते हैं। इसका आकार सेम के वी जैसा होता है। इसके बाहरी भाग को हम लोग कार्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। तो ये पॉइंट जरूर यहाँ से स्टार डाल के लिखना है आपको। तो वृक्क के 2 भाग होते हैं जिसे हम लोग बाहरी भाग को कहते हैं कार्टेक्स और आंतरिक भाग को कहते हैं मेडुला। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख सूक्ष्म कणिकाओं से नलिकाओं से बना होता है जिन्हें हम लोग वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसका प्रमुख कार्य रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों का उन्मूलन करना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाइयों को कहते हैं। तो ये हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन।
तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे इसको, ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है? तो ये भी होती है आपकी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यह आपका मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो हम लोगों के जो अंदर पथरी बनती है तो यह गुर्दे में बनती है, सबसे पहले यही आपको याद रखना है। तो यह पथरी किससे मिलकर बनी होती है या इसका नाम क्या होता है? तो यह होती है आपकी कैल्शियम ऑक्जिलेट, इसको याद रखना है आज से। तो ये क्वेश्चन रेलवे का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करना है। तो ये होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जिसे हम लोग किडनी स्टोन भी कहते हैं, किडनी स्टोन को रीनल लिथियोसिस या केककुली भी कहते हैं, जो अक्सर किडनी से छोटे दो मिनरल क्रिस्टल के बनने के कारण होती है। सामान्यतः ये क्रिस्टल वृक्क में मूत्र मार्ग तक जाते हैं और वहां से मूत्र त्याग करते समय बाहर निकल जाते हैं। ये स्टोन्स गुर्दे की पथरी के नाम से भी जाने जाते हैं। जो कैल्शियम ऑक्जिलेट, ये फार्मूला भी नोट डाउन जरूर करना है। तो CaC2O4 के बने होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो जो आपका गुर्दा होता है, जिसे हम लोग वृक्क कहते हैं और किडनी भी कहते हैं, तो यह आपका खून का शुद्धिकरण करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गुर्दा खून के शुद्धिकरण से संबंधित है क्योंकि निस्पंदन की क्रिया वृक्क के संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन के केशिका गुच्छ में संपन्न होती है। श्वसन तंत्र में नासा, कोटर, कंठ, श्वासनली और श्वासनी फेफड़े आते हैं। सांस के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और सिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं और धमनियां आपके शुद्ध रक्त विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। तो अगला प्रश्न हो जाएगा कि नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये गुर्दे का जो अध्ययन होता है इसे हम लोग कहते हैं नेफ्रोलॉजी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में सीधे डायरेक्टली पूछा जाता है कि गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं नेफ्रोलॉजी। तो यह क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा हुआ। तो नेफ्रोलॉजी गुर्दे या वृक्क से संबंधित है। गुर्दे का कार्य शरीर को स्वच्छ रखना है। ये रक्त में से मूत्र बनाने का महत्वपूर्ण कार्य गुर्दे करते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो जिस रोगी के गुर्दे में खराबी होती है तो उसके उपचार में डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वृक्कों की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, जिसे यूरीमिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। जिसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस, जिसे हम लोग कहते हैं रक्त अपोहन, द्वारा होता है। रक्त अपोहन के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हेपैरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है और यह ऐसे द्रव में घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्र युक्त सेलोफोन झिल्ली में अपोहनी द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है और अपोहन द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं। अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं।
शुद्ध रक्त में हेपारिन विरोधी डालकर उसे रोगी की सिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए वरदान है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो यह आपकी होती है गुर्दा से। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका, डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो किडनी से डायलिसिस प्रक्रिया संबंधित हो जाएगी। अब आज का हमारा हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन। तो डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को किसकी संबंधी गंभीर समस्या होती है। तो यह गुर्दे से संबंधित गंभीर समस्या होती है, तो उस रोगी में डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से रोगी को एक गंभीर समस्या से सुझाव मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को गुर्दे संबंधी गंभीर समस्या हो, तो तभी हम लोग डायलिसिस का उपयोग करते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम के पूछा क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम में आपको यही सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करती है। यकीन ना हो तो आप यहाँ से देख लीजिए कि डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो यह क्वेश्चन सबसे पहले आपका 2018 में पूछा गया था। फिर जस्ट उसके बाद जब 2019 का जेईई का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे भी क्वेश्चन आपका डायलिसिस से संबंधित पूछा गया था। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे भी हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।